स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट टॉपिक था केमिकल एनर्जेटिक्स का, इसमें मैंने बताया था आपको कि जो आपको सिलेबस में दिया गया है वो है रिव्यू ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो रिव्यू का मतलब हो गया कि जो आपने पहले पढ़ा है वो आपने थोड़ा सा रिवाइज करना है एक बार। तो हमने डेफिनेशन देख ली थर्मोडायनेमिक्स की, हमने एप्लीकेशंस देख ली, हमने लिमिटेशंस देख ली। अब जो नेक्स्ट है वो है टर्म्स, सम कॉमन टर्म्स। आप देखोगे जब भी आप थर्मोडायनेमिक्स पढ़ोगे आगे तो कुछ टर्म्स हैं जो कॉमन टर्म्स होती हैं जो बार बार रिपीट होंगी, ठीक है। तो आपने उन कॉमन टर्म्स को पूरी तरह से ध्यान से सुनना है कि क्या उनका मीनिंग होता है, ठीक है, क्योंकि जब वो टर्म अब बाद में यूज़ होगी तो आपको बार बार नहीं बताई जाएगी कि इस टर्म का क्या मतलब है। तो अब वो जो कॉमन टर्म्स हैं वो आप देख लो कौन कौन सी यूज़ होती हैं थर्मोडायनेमिक्स में। तो सबसे पहले थर्मोडायनेमिक्स में जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म यूज़ होती हैं वो हैं सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। ये तीन टर्म्स हैं मेन, सिस्टम, बाउंड्री एंड सराउंडिंग। स्टूडेंट, व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम इज पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अंडर स्टडी। बिल्कुल सिंपल, यूनिवर्स का वो पार्ट जो आप स्टडी कर रहे हो दैट इज कॉल्ड सिस्टम। दैट इज part of the universe chosen to study effect of various variables like temperature, pressure and volume। अगर उसको केमिकल्स की उसमें बोलना है आपने तो इस सेंस में बोलोगे आप कि यूनिवर्स का वो पार्ट जो आपने चूज़ किया ताकि आप स्टडी कर सको कि उस पार्ट पे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट आया, प्रेशर का क्या इफेक्ट आया, वॉल्यूम का इफेक्ट क्या आया, उस पार्ट को बोलते हैं आप सिस्टम। तो स्टूडेंट्स आपने ध्यान रखना है कि सपोज करो मैंने ये स्टडी करना है कि जिंक में जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला जाता है तो क्या होता है। तो क्या करूँगी स्टूडेंट्स, मैं एक बीकर लूँगी, ठीक है, उस बीकर में मैं जिंक डालूँगी मेटल और साथ में डाल दूँगी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और फिर मैं देखूँगी कि क्या इफेक्ट हो रहा है, क्या रिएक्शन हो रही है। तो स्टूडेंट्स व्हाट इज सिस्टम? सिस्टम सिर्फ वो है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो है सिस्टम। बाकी जो बाहर है वो सारा है सराउंडिंग, ठीक है स्टूडेंट्स। तो सिस्टम इज पार्ट ऑफ, सिर्फ वो पार्ट जिसको आप स्टडी कर रहे हो। तो यहाँ जैसे मैंने किसको स्टडी करना है, जिंक का इफेक्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो वो है मेरा सिस्टम, ठीक है। तो दैट इज द सिस्टम। अब आ जाएगा नेक्स्ट सराउंडिंग। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो मैंने बीकर के अंदर लिए वो मेरा सिस्टम था, बाकी बाहर जितना भी है वो सारा क्या है, सराउंडिंग। रिमेनिंग पार्ट ऑफ द यूनिवर्स अदर देन सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, यूनिवर्स दो चीज़ों का बना है, एक है सिस्टम और एक सराउंडिंग। तो यूनिवर्स इज ऑलवेज सिस्टम प्लस सराउंडिंग। साथ में एक टर्म आती है बाउंड्री। स्टूडेंट सिंपल सा बात है ये। बाउंड्री क्या है? सपोज करो मैंने यही एग्जाम्पल लिया, मैंने इफेक्ट ऑफ जिंक इन हाइड्रोक्लोरिक एसिड स्टडी करना है तो मैंने बीकर में डाला जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड। स्टूडेंट्स, तो ये जो जिंक और हाइड्रोक्लोरिक एसिड है ये मेरा सिस्टम हुआ, बाहर जितना भी सब कुछ है वो सारा सराउंडिंग है, और जो बीकर की वॉल है जो सिस्टम को सराउंडिंग से सेपरेट कर रही है उसको बोलूँगी मैं बाउंड्री, ठीक है। तो व्हाट इज बाउंडिंग? Systems and surroundings are separated from each other by a imaginary or real surface that वो imaginary भी हो सकता है या real भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे real था, आपने बीकर की वॉल जो आपको दिख रही है, बीकर की वॉल, उसको बाउंड्री बोला तो दैट इज रियल। कई बार हम सिर्फ इमेजिनरी करते हैं कि दिस इज सिस्टम, दिस इज सराउंडिंग, तो बीच में जो है दैट इज बाउंड्री। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय इमेजिनरी और रियल सरफेस या वॉल एंड दैट इज कॉल्ड बाउंड्री। तीन चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, व्हाट इज सिस्टम, व्हाट इज सराउंडिंग, व्हाट इज बाउंड्री, ठीक है। सिस्टम प्लस सराउंडिंग इज ऑलवेज इक्वल टू यूनिवर्स, वो पूरा यूनिवर्स बनाते हैं सिस्टम और सराउंडिंग। नेक्स्ट है ये देखो, जैसे आपको यहाँ एक डायग्राम से दिखाया गया है कि कैसे आप सिस्टम बोलोगे, कैसे आप सराउंडिंग बोलोगे, ठीक है। ये है बीकर आपका, ठीक है। बीकर में आपने मिक्सचर लिया ए और बी का, कोई केमिकल्स हैं दो आपके, एक केमिकल ए है एक केमिकल बी है, ठीक है, और उनका मिक्सचर आपने काय में ले लिया, बीकर में ले लिया स्टूडेंट्स, ठीक है। आपने बीकर में मिक्सचर लिया ए और बी का, तो ये जो मिक्सचर है मेरे पास ए और बी दोनों, ये क्या है, सिस्टम, क्योंकि मैं इनका स्टडी कर रही हूँ कि ए में जब बी डाला या बी में जब ए डाला तो क्या हुआ, तो वो मेरा सिस्टम हुआ। बाकी बाहर जितना भी है स्टूडेंट्स, ये जो एरो एरो दिख रहे हैं ये सारे सराउंडिंग है,
ठीक है। और ये जो वॉल है बीकर की दैट इज़ बाउंड्री, जो रियल भी हो सकती है, जैसे यहाँ पे रियल में दिख रही है आपको, या इमेजिनरी भी हो सकती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे है, सपोज करो मैंने एक कंटेनर लिया, उसमें मैंने कोई गैस ली, जो भी लिया, वो गैस मेरा सिस्टम है, बाहर सब कुछ दैट इज़ बाउंड्री, और ये जो कंटेनर की वॉल है दैट इज़, बाहर सब कुछ सराउंडिंग है, सॉरी, बाहर सब कुछ सराउंडिंग है, और जो ये कंटेनर की वॉल है दैट इज़ बाउंड्री। तो सिस्टम एंड सराउंडिंग आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर बाय अ सरफेस या वॉल, जो रियल भी हो सकती है, इमेजिनरी भी हो सकती है, जिसको आप सिर्फ इमेजिन करते हो, तो दैट इज़ कॉल्ड बाउंड्री। उसके बाद स्टूडेंट्स टाइप्स ऑफ सिस्टम। सिस्टम सबने पढ़ा है, 3 तरह का होता है सिस्टम स्टूडेंट्स। एक होता है ओपन सिस्टम, एक होता है क्लोज्ड सिस्टम, और एक होता है आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। जैसे सिंपल है, जब मैं बात करती हूँ, मैंने आपको एक हॉट कप ऑफ टी दिया, ठीक है, और आप देखोगे कि वो हॉट कप ऑफ टी थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि वो ठंडी भी हो जाएगी और उसका अमाउंट भी थोड़ा कम हो जाएगा, ठीक है। तो बोलने का मतलब क्या हुआ कि ये जो हॉट कप ऑफ टी था, इट इज़ एन ओपन सिस्टम। क्यों? क्योंकि इसने हीट को एक्सचेंज किया और साथ ही साथ मैटर को भी एक्सचेंज किया। हीट को एक्सचेंज करने का मतलब क्या हो गया कि इसने अपनी हीट सराउंडिंग को दे दी। तो ये जो हॉट कप ऑफ टी है, ये जो टी है वो आपका सिस्टम है, ठीक है, और जो कप की वॉल है वो बाउंड्री है, और बाहर जितना भी है दैट इज़ सराउंडिंग। तो क्या हुआ, ये ठंडी क्यों हुई? क्योंकि इसने हीट सराउंडिंग को दे दी, सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज कर ली अपनी हीट, और साथ ही साथ थोड़े कुछ अमाउंट इसका इवेपोरेट भी हो गया, और वो भी मैटर इवेपोरेट हो गया, ठीक है, वो भी कहाँ चला गया, सराउंडिंग में। तो ओपन सिस्टम क्या होता है? सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट, या जिसको आप एनर्जी भी बोलते हो, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। सिस्टम विच कैन एक्सचेंज हीट एंड मैटर विथ सराउंडिंग, उसको बोलते हैं आप ओपन सिस्टम, जो दोनों एक्सचेंज करेगा, एनर्जी भी और मैटर भी सराउंडिंग के साथ। जैसे हॉट कप ऑफ टी जो थोड़ी देर बाद ठंडा हो रहा है, उसका अमाउंट भी थोड़ा कम हो रहा है। अमाउंट कम होने का मतलब मैटर बाहर निकल गया। ठंडा क्यों हुआ? क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज हुई, अपनी एनर्जी इसने सराउंडिंग को दे दी। उसके बाद एक होता है क्लोज सिस्टम। क्लोज सिस्टम वो होता है जो एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं कर सकता। सिमिलरली हॉट टी लेनी है आपने, लेकिन वो एक क्लोज्ड कवर्ड फ्लास्क में लेनी है स्टूडेंट्स, ठीक है। क्लोज्ड मतलब उसके ऊपर ढक्कन लगा है, तो आप देखोगे ये भी थोड़ी देर बाद ठंडी हो जाएगी, लेकिन मैटर इसमें उतना ही रहेगा, अमाउंट इसका बिल्कुल उतना ही रहेगा, क्योंकि अगर इवेपोरेशन होगी तो कंडेंसेशन भी हो जाएगी, ठीक है, और क्योंकि कवर्ड है तो जो भी वाटर ड्रॉपलेट्स बने वो वापस आ जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ, ठंडी क्यों हुई? क्योंकि इसने सराउंडिंग के साथ एनर्जी को एक्सचेंज किया, अपनी एनर्जी इसने सराउंडिंग को दे दी, लेकिन मैटर को एक्सचेंज नहीं कर पाया क्योंकि इट वॉज कवर्ड, ठीक है। तो क्लोज सिस्टम हुआ विच कैन एक्सचेंज एनर्जी बट नॉट मैटर। फॉर एग्जाम्पल हॉट टी इन ए क्लोज्ड कवर्ड फ्लास्क। थर्ड है आइसोलेटेड सिस्टम। सिंपल सा एग्जाम्पल, हॉट टी लेनी है आपने, लेकिन किस में लेनी है? इंसुलेटेड फ्लास्क में, जिसकी वॉल्स जो हैं वो इंसुलेटेड हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया, आप देखोगे कि बहुत टाइम तक ये चाय गर्म रहेगी और मैटर भी इसका उतना ही रहेगा अमाउंट। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि इसकी वॉल्स इंसुलेटेड थी, तो इसने हीट या एनर्जी सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज नहीं की, जो इसकी हीट थी वो अंदर ही रही सारी, ठीक है। तो ये ठंडी भी नहीं हुई और अमाउंट भी इसका उतना ही रहा। क्यों? क्योंकि इट वॉज कवर्ड, ठीक है। तो वो सिस्टम जो एनर्जी भी एक्सचेंज ना करे, मैटर भी एक्सचेंज ना करे, उसको बोलते हैं आप आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे हॉट टी इन ए इंसुलेटेड फ्लास्क। तो ओपन सिस्टम क्या हुआ? हॉट टी इन एन ओपन कप। क्लोज सिस्टम हुआ हॉट टी इन ए कवर्ड क्लोज्ड कंटेनर या फ्लास्क, जो भी लेनी है, बट इंसुलेटेड नहीं होगी वो, ठीक है। और आइसोलेटेड हुआ हॉट टी इन ए इंसुलेटेड फ्लास्क, ठीक है। तो वो ही आपकी आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये हो गया आपका। उसके बाद ये देखो डायग्राम से अगर आप देखना चाहते हो तो ये है आपके पास ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम एंड आइसोलेटेड सिस्टम। ये ओपन सिस्टम हुआ, सिस्टम अंदर है, सराउंडिंग बाहर है। सिस्टम ने अपनी एनर्जी भी एक्सचेंज की मैटर के साथ और
एनर्जी भी एक्सचेंज की सराउंडिंग के साथ और मैटर भी। ये एनर्जी एक्सचेंज हो रही है और ये मैटर। क्लोज सिस्टम वो हुआ, ये सिस्टम है लेकिन ये क्लोज्ड है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, हीट एक्सचेंज हो रही है लेकिन मैटर एक्सचेंज नहीं हो पा रहा है, क्योंकि मैटर अगर इवेपोरेट हो रहा है तो कंडेंसेशन हो रही है वापस, ठीक है, क्योंकि इट इज़ कवर्ड। तो ये आपका क्लोज सिस्टम है। और इंसुलेटेड आपको पता ही है, वॉल्स इंसुलेटेड होंगी, कवर्ड भी हैं, इंसुलेटेड भी हैं, तो ना तो एनर्जी एक्सचेंज होगी ना मैटर। तो ये हो गया आपका आइसोलेटेड सिस्टम। तो तीनों सिस्टम आपको क्लियर होने चाहिए। जब भी वर्ड यूज़ किया जा रहा है आगे ओपन सिस्टम, तो इसका मतलब आपके दिमाग में एकदम होना चाहिए कि वो सिस्टम एनर्जी भी एक्सचेंज करेगा, मैटर भी एक्सचेंज करेगा। क्लोज सिस्टम जो एनर्जी एक्सचेंज करेगा, मैटर एक्सचेंज नहीं करेगा। और आइसोलेटेड जो ना एनर्जी एक्सचेंज करेगा ना मैटर, किसके साथ, विद द सराउंडिंग, ठीक है। उसके बाद स्टूडेंट दो टर्म्स हैं, होमोजीनियस सिस्टम, हेटेरोजीनियस सिस्टम। सबको पता है व्हाट इज़ होमोजीनियस, व्हाट इज़ हेटेरोजीनियस। शुगर का सॉल्यूशन बनाते हैं हम पानी में, ठीक है, तो आपको पता है शुगर पानी में कम्प्लीटली डिजॉल्व हो जाती है। एक स्टेज पे आपको पता ही नहीं लगता कि कहाँ शुगर है कहाँ वाटर है। क्यों? क्योंकि उसका कितना बन गया, कितने पार्ट बन गए उसके, उसका एक फेज बन गया, ठीक है। शुगर और वाटर कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गए और उसका आपका क्या बन गया, एक फेज, ठीक है। तो दैट मीन्स होमोजीनियस सिस्टम, इट इज़ द सिस्टम विच इज़ यूनिफॉर्म, ठीक है। अगर यूनिफॉर्म रहे थ्रू आउट, ठीक है, आपको नहीं पता लगेगा कि कहाँ शुगर गई कहाँ वाटर गई, क्योंकि वो उसमें कम्प्लीटली डिजॉल्व हो गई। तो वो सिस्टम जो हमेशा थ्रू आउट यूनिफॉर्म रहता है उसको बोलते हैं होमोजीनियस सिस्टम। इसमें बनता है सिर्फ एक फेज। हेटेरोजीनियस सिस्टम होता है, सिंपल सा एग्जांपल, पानी में सैंड डालो, तो आपको पता है पानी में जब हम सैंड डालते हैं तो सैंड उस पर अलग से दिखती है आपको, ठीक है। तो वो क्या है, हेटेरोजीनियस सिस्टम विच इज़ नॉट यूनिफॉर्म थ्रू आउट। आपको पता लग जाता है यहाँ सैंड है यहाँ वाटर है, ठीक है। तो इसमें कितने फेजेस बनेंगे, जितने कंपोनेंट्स होंगे। जैसे आपको सैंड और वाटर की बात की तो 2 फेजेस बनेंगे, अगर आप 3 कंपोनेंट लोगे तो 3 फेजेस बनेंगे। तो 2 और मोर फेजेस आर फॉर्म्ड डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो जब भी होमोजीनियस वर्ड यूज हो रहा है दैट मीन्स यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन, और जब हेटेरोजीनियस यूज हो रहा है दैट मीन्स नॉट यूनिफॉर्म। होमोजीनियस मीन्स 1 फेज, हेटेरोजीनियस मीन्स 2 और मोर देन 2 फेजेस डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट है मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, वो मैंने पहले बता दिया आपको। थर्मोडायनेमिक्स जो डील करता है वो डील करता है मैटर के साथ इन मैक्रोस्कोपिक स्केल, ठीक है। दैट मीन्स सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। मतलब ये ऐसे सिस्टम के साथ डील करता है जिसमें लार्ज नंबर हो पार्टिकल्स के, बहुत ज़्यादा एटम्स, बहुत ज़्यादा आयंस या बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल्स। इंडिविजुअल एटम, इंडिविजुअल आयन, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल के साथ ये डील नहीं करेगा स्टूडेंट्स। क्यों? क्योंकि इंडिविजुअल एटम एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बन गया, इंडिविजुअल आयन भी एक माइक्रोस्कोपिक बन गया, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल भी एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल बन गया। लेकिन थर्मोडायनेमिक्स की एक लिमिटेशन होती है कि ये माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ डील नहीं करता, ये डील करता है मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को लार्ज नंबर में ले लोगे, जब एटम्स को बहुत नंबर में ले लोगे, आयंस को बहुत नंबर में ले लोगे, या मॉलिक्यूल्स को बहुत ज़्यादा नंबर में ले लोगे, तो मैक्रोस्कोपिक सिस्टम क्या हुआ, सिस्टम कंटेनिंग लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स, ठीक है। नेक्स्ट आ गया आपका मैक्रोस्कोपिक सिस्टम है, तो प्रॉपर्टीज़ भी क्या होंगी, मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, ठीक है। तो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़, द प्रॉपर्टीज़ एसोसिएटेड विद द बल्क बिहेवियर। बल्क बिहेवियर मीन्स लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के साथ जब आप डील करते हो तो जो प्रॉपर्टीज़ आएंगी वो आएंगी आपकी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़। सिंपल सा एग्जांपल है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बोलती हूँ कि जब आपने टेम्परेचर नोट करना है, ठीक है, टेम्परेचर नोट करना है वाटर का, फॉर एग्जांपल वाटर का टेम्परेचर नोट करना है आपने, तो आप क्या करोगे, आप एक मॉलिक्यूल थोड़ा लोगे वाटर का, ठीक है, आप एक बड़ा कंटेनर लोगे जिसमें लार्ज नंबर ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे, तो आप क्या करोगे, तब टेम्परेचर नोट करोगे। तो ये हुई मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कि आप किसी मॉलिक्यूल के लार्ज नंबर के साथ डील कर रहे हो, ठीक है। तो व्हाट इज मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टी एसोसिएटेड विद द बल्क बिहेवियर ऑफ लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन ए मैक्रोस्कोपिक सिस्टम, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, कंपोजिशन, विस्कोसिटी, डेंसिटी, ये सारी मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ हैं। एग्जांपल मैंने आपको दे दिया कि अगर आपने टेम्परेचर नोट करना है तो आप एक सिंगल मॉलिक्यूल नहीं लोगे,
आप एक इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का टेम्परेचर नोट नहीं करते, बल्कि आप बल्क में लेते हो उन मॉलिक्यूल्स को। पानी का टेम्परेचर नोट करना है तो पानी का सिंगल मॉलिक्यूल नहीं लेंगे, हम पानी को बल्क में लेंगे तब टेम्परेचर नोट करेंगे। तो वो कैसी प्रॉपर्टीज हुई? मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। तो टेम्परेचर इज ए मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी। सिमिलरली दे आर ऑल्सो कॉल्ड बल्क प्रॉपर्टीज। अब स्टूडेंट्स लास्ट में है कि ये जो मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज होती हैं ये दो तरह की होती हैं। एक होती है आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और एक होती है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज द प्रॉपर्टीज ऑफ द सिस्टम विच डिपेंड अपॉन द क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट। सिंपल एग्जांपल, मास कम है तो मास कम आएगा, किसी का मास ज़्यादा है तो मास ज़्यादा आएगा। तो इसका मतलब मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जो अमाउंट पे डिपेंड कर रही है, जो क्वांटिटी पे डिपेंड कर रही है। वॉल्यूम भी, अगर आप पानी की वॉल्यूम कम लोगे, पानी का अमाउंट कम लोगे तो वॉल्यूम कम आएगी, पानी का अमाउंट ज़्यादा ले लोगे तो वॉल्यूम ज़्यादा आ जाएगी। तो दैट मीन्स वॉल्यूम भी कैसी प्रॉपर्टी है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। वो प्रॉपर्टी जो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ मैटर पे। फॉर एग्जांपल मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, एंथैल्पी एंड हीट कैपेसिटी एट्सेट्रा, ये सारी कैसी प्रॉपर्टीज़ है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो जब भी वर्ड यूज़ होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, दैट मीन्स आपके दिमाग में आना चाहिए कि जिस भी प्रॉपर्टी की बात हो रही है वो अमाउंट पे डिपेंड करेगा। उसके बाद है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ वो प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो अमाउंट या क्वांटिटी ऑफ मैटर पे डिपेंड नहीं करती हैं, विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ द क्वांटिटी ऑफ मैटर। जैसे फॉर एग्जांपल टेम्परेचर, प्रेशर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, स्पेसिफिक हीट एंड डेंसिटी, ये कैसी प्रॉपर्टीज़ हैं? इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिंपल एग्जांपल, टेम्परेचर है, ठीक है, टेम्परेचर आप 10 मिलीलीटर पानी का लो वो भी उतना ही आएगा, सेम कंडीशंस अगर रखी हैं, और 100 ml पानी लो तो भी उतना ही आएगा। तो दैट मीन्स टेम्परेचर हो गया एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो अमाउंट पे डिपेंड नहीं कर रही है। इसी तरह से प्रेशर, इसी तरह से स्पेसिफिक हीट, इसी तरह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जितना मर्जी अमाउंट हो प्रॉपर्टी सेम आएगी। ठीक है, उसको बोलते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। अब याद रखना है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आप एडिटिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो वो क्लियर है, वो मैं पहले बता चुकी हूँ। अगर मास लिया आपने किसी चीज़ का तो आ गया उसका मास, ठीक है, मतलब आप उसका वे कर रहे हो उसको, तो आपने उसका मास निकाल लिया। अब उसी चीज़ को जब आप डबल करोगे तो ऑब्वियसली मास भी डबल हो जाएगा, तो इसको बोलते हैं आप एडिटिव प्रॉपर्टी। इसी तरह से वॉल्यूम है, आपने पानी की वॉल्यूम ली, ठीक है, आपने पानी का अमाउंट लिया, उसकी वॉल्यूम नोट कर ली, उसी अमाउंट को जब मैं डबल कर दूंगी तो वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी, तो वो भी क्या हो गई? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो आपने याद रखना है जितने भी आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं दे आर कॉल्ड एडिटिव प्रॉपर्टीज़। इफ़ वी डबल वॉल्यूम, वॉल्यूम भी डबल हो जाएगी तो मास भी डबल हो जाएगा उसका। ठीक है, तो मास क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी है। ठीक है, सिंपल सा एग्जांपल, वाटर 25 डिग्री सेल्सियस पे अगर आप उसका टेम्परेचर नोट करते हो, मतलब बोलने का क्या है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक एडिटिव प्रॉपर्टी नहीं होती है। ठीक है, जैसे पानी है, पानी का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस पे लिया आपने 100 ml का, ठीक है, आपने उसका टेम्परेचर नोट कर लिया और वो कितना आया? 25 डिग्री सेल्सियस। पानी का अमाउंट आपने 100 ml लिया, उसका टेम्परेचर आपने नोट कर लिया, वो आया 25 डिग्री सेल्सियस। उसी अमाउंट को अगर मैं डबल कर देती हूँ, मतलब मैं 200 ml पानी ले लेती हूँ, तो टेम्परेचर तो फिर भी 25 ही रहेगा। ठीक है, तो मतलब बोलने का क्या है कि क्योंकि टेम्परेचर एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी है, एक नॉन एडिटिव प्रॉपर्टी है, तो अगर मैं डबल भी कर दूं तो भी उसमें कोई चेंज नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इट इज़ नॉन एडिटिव। लेकिन वॉल्यूम था, जैसे पानी की वॉल्यूम 100 ml ली, ठीक है, तो पानी का अमाउंट 100 ml लिया तो वॉल्यूम आई उसकी 100 ml, लेकिन अगर मैं डबल कर देती हूँ तो वॉल्यूम 200 ml हो जाएगी। ठीक है, तो वो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, इसका मतलब वो एडिटिव हैं, वो ऐड होती हैं। लेकिन टेम्परेचर, प्रेशर, ये सारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज़ हैं, ये ऐड नहीं होती हैं। राइट, जो 100 ml का आएगा टेम्परेचर वही 200 ml का भी आएगा। ठीक है स्टूडेंट, और लास्ट में थोड़ा सा आपने ये देखना है, extensive property can become intensive property when it is specified for a unit amount of the substance। extensive property intensive property बन जाती है जब आप उसको specify कर देते हो for unit amount of the substance। जैसे mass, volume, you all know
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। लेकिन जब मास पर यूनिट वॉल्यूम कर देते हो तो वो क्या बन जाती है, डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जब हीट कैपेसिटी पर ग्राम करते हो आप, पर यूनिट मास या पर यूनिट ग्राम किया आपने, तो वो क्या बन जाती है, स्पेसिफिक हीट, और स्पेसिफिक हीट क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। तो स्टूडेंट्स ध्यान रखना है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी कैन बिकम इंटेंसिव प्रॉपर्टी जब आप उसको स्पेसिफाई करते हो फॉर ए यूनिट अमाउंट ऑफ द सब्सटेंस। ठीक है, फॉर एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल मास और वॉल्यूम का ले लो। मास वॉल्यूम दोनों ही एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज होती हैं, लेकिन जब मास को वॉल्यूम से डिवाइड करते हो, मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वो डेंसिटी बन जाती है, और डेंसिटी एक इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तो याद रखना है, रेशो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज का रेशो हमेशा क्या होता है, इंटेंसिव। ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, लेकिन जब आप इनका रेशो ले रहे हो तो वो है डेंसिटी, और डेंसिटी क्या होती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आपने कर लेना है, इसके भी प्रॉपर आपने उसी तरह से नोट्स बनाने हैं स्टूडेंट्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिनों में कॉलेजेस स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है, और जिस भी बच्चे ने असाइनमेंट नहीं बनाई होंगी, आई विल नॉट अलाउ हिम और हर टू एंटर इन माई क्लास। ठीक है, थैंक यू।